Good morning, dear students. So, as we have studied in the previous lecture about the durability of concrete, and we have studied that durability is one of the major aspects that should be kept in mind while designing the concrete structures along with the strength, right? So, because if a concrete structure will not be durable, then it will not be able to perform its function properly, right? अगर उसमें स्ट्रेंथ होगी देन अगर प्रॉपर स्ट्रेंथ है लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो वो एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू क्या हो जाएगा, इट विल गेट डैमेज, राइट, एंड इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, राइट. So that is why today we will study about the various factors which contribute to the cracks in concrete. Because what happens, durability को हमने किससे रिलेट किया था, we have related the durability to the water cement ratio and permeability. और जब ये water cement ratio and permeability ज्यादा होती है तो हमारे cracks में क्या हो जाता है, cracks सॉरी हमारे कंक्रीट में क्या हो जाता है, क्रैक्स हो जाती है. एंड थ्रू दीज क्रैक्स ओनली द वेरियस एक्सटर्नल एजेंट्स लाइक वाटर और केमिकल्स दे एंटर इनटू द कंक्रीट and these agents may damage the concrete, right? So that is why we have to study about the various factors which are contributing to the cracks, right? So the very first factor among them is plastic shrinkage cracks. So as we have studied about the topic shrinkage, and in that also we studied about the plastic shrinkage. So basically plastic shrinkage क्या होता है कि as soon as we put the concrete, fresh concrete in its foam work, जैसे हम उसे foam work में रखते हैं, pour करते हैं, तो स्टार्टिंग में जो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, राइट, उस वजह से जो क्रैक्स होती हैं उसको बेसिकली हम प्लास्टिक श्रिंकेज कहते हैं. एंड प्लास्टिक श्रिंकेज के पीछे एक तो रीजन, मेजर रीजन यही है दैट द वाटर दैट इज लॉस्ट बाय इवेपोरेशन. सम अदर रीजन में भी दैट वाटर में बी एब्जॉर्ब बाय द सबग्रेड लेयर, जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को रखा है उसकी जो सबग्रेड लेयर है, राइट, या फिर जो एग्रीगेट्स हैं, राइट. तो उस सारे प्रोसेस में जो पानी बेसिकली लॉस हो जाता है उसकी वजह से जो सरफेस ड्राई हो जाता है, राइट, कंक्रीट का. और जब सरफेस ड्राई हो जाएगा तो उसमें क्या आ जाती है, क्रैक्स आ जाती है. तो यही हमारी प्लास्टिक श्रिंकेज क्रैक्स होती हैं, एज वी हैव स्टडीड इन द प्लास्टिक श्रिंकेज टॉपिक, राइट. सो व्हाट वी हैव टू डू if we want to reduce this plastic shrinkage crack, तो बेसिकली मॉइस्चर इन द सबग्रेड एंड फोमवर्क्स. तो या तो जो हमारी सबग्रेड मतलब ये बेसिकली टर्म पेवमेंट में यूज होता है, मतलब जो हमारी बॉटम मोस्ट लेयर है जहाँ पे हम पेवमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पेवमेंट मतलब रोड्स, तो वहां पे तो या तो जो सबग्रेड है या फोम वर्क है उसको हमें रेगुलरली मॉइस्चर करना चाहिए सो दैट दे डू नॉट उनमें सफिशिएंट मॉइस्चर हो और वो पानी को ऑब्जॉर्व ना करे जो हमने कंक्रीट में मिक्स किया, राइट. या इधर वी शुड इरेक्ट टेम्पररी विंड ब्रेकर्स टू रिड्यूस द विंड वेलोसिटी ऑफ कंक्रीट. तो बेसिकली क्या होता है कि बहुत ज्यादा जो हैवी विंड्स होती हैं वो भी उसको क्या कर देती हैं, ड्राई कर देती हैं कंक्रीट को. तो इसलिए हम विंड ब्रेकर्स को, टेम्पररी विंड ब्रेकर्स को इरेक्ट कर सकते हैं सो दैट विंड वेलोसिटी कंक्रीट के ऊपर बहुत ज्यादा विंड ब्लो ना करे. या फिर वी कैन इरेक्ट टेम्पररी रूफ टू प्रोटेक्ट ग्रीन कंक्रीट फ्रॉम हॉट सन. ग्रीन कंक्रीट मतलब जो फ्रेश कंक्रीट है, तो हम उसके ऊपर टेम्पररी रूफ इरेक्ट कर सकते हैं सो दैट जो सन की बहुत ज्यादा हॉटनेस है वो उसके ऊपर ना आए और उससे वेपरेशन लॉस कम हो. या वी शुड रिड्यूस द टाइम बिटवीन द प्लेसिंग एंड फिनिशिंग. तो जैसे ही हमने उसे प्लेस किया और जो लास्ट स्टेज होती है फिनिशिंग, उसके बीच में हमें टाइम रिड्यूस करना चाहिए सो दैट फिनिशिंग से पहले ही जो वाटर रिड्यूस हो रहा है वो टाइम जब कम हो जाएगा प्लेसिंग और फिनिशिंग के बीच का, तो जो वाटर लॉस है वो कम हो जाएगा, राइट. And we can also minimize the evaporation by covering the concrete with burlap, fog spray and curing compound. तो हम different curing compound से भी उसको cover करके concrete को evaporation को कम कर सकते हैं, right? तो in this way we can prevent the plastic shrinkage cracks. So this was the first reason that leads to the formation of cracks in the concrete, right? As you can see here in this figure that these are the different plastic shrinkage cracks that takes place in the concrete in the hot weather conditions, right? Basically in the pavements या फिर floor या roof slab concrete, right? तो basically इस तरीके से आपकी plastic shrinkage cracks रहती हैं. Now जो next reason है behind the formation of crack, that is settlement cracks. So basically what happens when the plastic concrete is vibrated, it settles. Plastic concrete से यहाँ पे मतलब है जब तक concrete harden नहीं हुआ, right? वो flow होने की stage में, मतलब अभी वो harden नहीं हुआ properly. तो जब वो plastic stage में concrete होता है तो हमने while the formation of concrete हमने process पढ़ा था, तो उसमें हमने एक process पढ़ा था कि हम जब place कर देते हैं concrete को उसके बाद हम उसको compact करते हैं. We compact it in order to reduce the air voids, right? तो जब हम उसे कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसमें एक तरीका होता है जिसे कहते हैं वाइब्रेशन, राइट. तो जब इस प्लास्टिक कंक्रीट को वाइब्रेट किया जाता है तो वो क्या होगा, सेटल होगा, राइट. अब इफ द कंक्रीट इज फ्री टू सेटल यूनिफॉर्मली देन देयर इज नो क्रैक. तो मतलब अगर
कंक्रीट यूनिफॉर्मली सेटल हो रहा है, यूनिफॉर्मली मतलब वो हर जगह से एक सेम अमाउंट में सेटल हो रहा है, तो कोई क्रैक्स नहीं होगी। लेकिन अगर सेटलमेंट यूनिफॉर्म ना हो, मींस अगर सेटलमेंट को कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, अब ऑब्स्ट्रक्शन किस वजह से हो सकता है, तो इट मे बी ड्यू टू द रीइंफोर्समेंट और लार्जर पीस ऑफ एग्रीगेट, मतलब जहां पे हमने रीइंफोर्समेंट यूज किया है या कहीं पे बड़े साइज के एग्रीगेट है, वहां पे सेटलमेंट कम होगा क्योंकि वो उसको रोकेंगे, राइट। और एज कम्पेयर टू दूसरी जगह जहां पे रीइंफोर्समेंट नहीं है या फिर लार्जर पीस ऑफ एग्रीगेट्स नहीं है, स्मॉल एग्रीगेट्स है जो कि कम स्ट्रांग होंगे, तो वहां पे ज्यादा सेटलमेंट होगा। तो इसका मतलब अब इस केस में यूनिफॉर्म सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। तो जब यूनिफॉर्म सेटलमेंट नहीं होता है कंक्रीट का, तो ऑब्वियसली वहां पे क्या हो जाएगा, वॉइड्स हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ से कंक्रीट ज्यादा सेटल हो गया और दूसरी तरफ से कम हुआ है, तो देयर में बी फॉर्मेशन ऑफ वॉइड्स विच विल अल्टीमेटली लेड्स टू क्रैक्स। तो ये जो इस टाइप की क्रैक्स होती हैं, इस रीजन की वजह से जो क्रैक होती हैं, वो होती है सेटलमेंट क्रैक्स। नाउ जनरली जो सेटलमेंट क्रैक्स होती हैं डीप बीम में होती है, डीप बीम मतलब जिस बीम की डेप्थ बहुत ज्यादा है, ये जनरली उसमें फॉर्म होती है, राइट। तो इसको अगर हमें अवॉइड करना है, तो हमें कंक्रीट को धीरे धीरे लेयर्स में पोर करना चाहिए। जब हम उसको फॉर्मवर्क में प्लेस कर रहे हैं, प्लेसिंग कर रहे हैं, तो उसे लेयर में प्लेस करना चाहिए और ईच लेयर को धीरे धीरे हमें प्रॉपरली कॉम्पैक्ट करना चाहिए, राइट। मतलब बहुत सारा एक साथ कंक्रीट को हमें बीम के ऊपर नहीं रख देना चाहिए, उसको लेयर बाय लेयर में रखना चाहिए, इसी रीजन से सेटलमेंट क्रैक्स अवॉइड होंगी, राइट। Next reason behind the formation of cracks is bleeding. So as I have told you that what is the process of bleeding. So bleeding is generally the process in which the water that we have mixed in the concrete comes up to the surface, right? So basically water being the lightest ingredient of all the other materials in concrete, ब्लीडिंग दैट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर व्हेन कंक्रीट सेटल डाउन इज नेचुरल इन कंक्रीट। तो क्योंकि कंक्रीट हम जिन जिन इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं, जैसे कि फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट एंड वाटर, इन सब में जो लाइटेस्ट इंग्रेडिएंट है दैट इज योर वाटर। तो वाटर क्योंकि सबसे लाइटर होता है, तो जब ये सारे जो अदर इंग्रेडिएंट है जब ये डाउनवर्ड सेटल करते हैं, तो ये वाटर क्या होता है, सरफेस पे आ जाता है और इसी प्रोसेस को हम ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग में कई बार क्या होता है कि वाटर सरफेस तक आ जाता है और कई बार it does not come up to the surface but bleeding takes place, right। तो कई बार सरफेस तक आ जाता है और कई बार सरफेस तक नहीं आता, राइट। तो what happens जब ये bleeding water emerges at the top surface of concrete when evaporates make the top surface porous having very little abrasion resistance। तो जब ये bleeding water जो टॉप सरफेस तक आ जाता है, जब ऑब्वियसली ये टॉप सरफेस पे आ जाएगा तो इट विल गेट इवेपोरेटेड। तो जब ये इवेपोरेट होगा तो सरफेस को पोरस बना देगा, जिसमें बहुत कम एब्रेजन रेजिस्टेंस होगी। एब्रेजन रेजिस्टेंस मतलब रबिंग एक्शन के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस होती है, तो इसमें जो वेरियस एक्सटर्नल एजेंट जब एक्ट करेंगे तो इसकी जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होगी वो बहुत कम हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पोरस बन जाता है, राइट। और इसी वजह से इसमें क्या डेवलप हो जाती है, क्रैक्स हो जाती है। सो दिस इज द थर्ड रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रैक्स इन कॉन्क्रीट, दैट इज ब्लीडिंग, राइट। द नेक्स्ट रीजन इज डीलेड क्यूरिंग। डीलेड क्यूरिंग मतलब व्हाट हैपन्स कि सर्टेन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें हमें बहुत जल्दी क्योरिंग करने की जरूरत पड़ती है, राइट। जैसे कि जो मॉडर्न हाई ग्रेड सीमेंट्स हैं जो कि बहुत फाइनली ग्राउंडेड होती हैं और जिनमें C3S कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उनको अर्ली क्योरिंग की जरूरत पड़ती है, स्पेशली इन हॉट वेदर कंडीशंस, राइट। एंड देन जो आपके स्ट्रक्चरल मेंबर्स हैं विच आर वेरी थिन, राइट। तो उनमें भी जैसे कि जिसका एग्जांपल्स होते हैं छज्जा एक्सेट्रा, तो उनमें भी अर्ली क्योरिंग की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट हैपेंस, जो कॉमन बिल्डर्स हैं दे हैव अ रॉन्ग नोशन कि क्योरिंग जो है वो प्रॉपर कंक्रीटिंग के दिन पे ही करेंगे। तो व्हाट हैपेंस कि उस वजह से क्या होता है, क्यूरिंग डिलेड हो जाती है, राइट। या अगर हम सफिशिएंट टाइम के लिए, सफिशिएंट पीरियड के लिए क्योरिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, कंक्रीट जो है वो आपका खराब हो जाता है और उसमें क्या आ जाती है, क्रैक्स आ जाती है, राइट। तो इसी वजह से जो उसकी ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। सो दिस इज द अनदर रीजन दैट इज डिलेड क्यूरिंग बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। The next reason behind the formation of cracks is constructional effects. So constructional effects मतलब while the construction of the structure, if there is any ill practice which is being done, means जो construction आप कर रहे हैं उसको गलत तरीके से कर रहे हैं, तो उस वजह से भी various cracks हो सकते हैं। For example जो foam works होते हैं जिसमें कि हम कंक्रीट को पोर करते हैं, तो बहुत सी जगह पे वो प्रॉपरली डिजाइन नहीं रहते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, उनको नॉर्मली एक नॉर्मल वे में बनाया जाता है, तो उस वजह से क्या होता है, उनकी जो रिजिडिटी होती है, दे फेल टू मेंटेन दैट रिजिडिटी एंड फर्मनेस जैसे उनमें वेट कंक्रीट प्लेस किया जाता है, राइट। तो जब वो अपनी रिजिडिटी या फर्मनेस को मेंटेन नहीं करेंगे तो बहुत जगह से सिंक हो जाएंगे या बेंड हो जाएंगे, राइट।
उस वजह से क्या होगा, कंक्रीट भी सेटल हो जाएगा या वो प्रॉपरली प्लेस नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से डिफॉर्मेशन होंगे प्लास्टिक कंक्रीट में, क्योंकि अभी वो प्लास्टिक स्टेज में कैन फ्लो। तो अगर जिस फॉर्म वर्क में से रखा जा रहा है वो रिजिडिटी नहीं है, फॉर्म वर्क मतलब जो बाहर से उसकी आउटर कवरिंग होती है, तो इफ इट इज नॉट रिजिड तो वो भी आपका डिफॉर्म होगा और उस वजह से उसमें वेरियस क्रैक्स फॉर्म होंगे। अगेन इफ वी डू वाइल वी डू वाइब्रेशन राइट फॉर कॉम्पैक्शन, तो अगर हम बहुत ज्यादा एक्सेस वाइब्रेशन कर देते हैं तो उस वजह से क्या हो सकता है, ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन हो सकता है। तो जब ये ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन होगा, अगेन क्या होगा, कंक्रीट में प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी एंड इट विल उसमें क्या आ जाएंगी, आपकी क्रैक्स आ जाएंगी। अगेन ऑल्सो वाइल डूइंग फिनिशिंग, अगर हम फिनिशिंग प्रॉपरली नहीं करते हैं तो उस वजह से भी कंक्रीट सरफेस पे क्रैक्स आ सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कंस्ट्रक्शनल इफेक्ट्स विच लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द कंक्रीट. Another reason behind the formation of cracks is unsound material. So as I have told you in the previous lecture that what is the unsoundness? So unsoundness is basically the volume change. जिस भी concrete में volume change की tendency होती है उसको हम कहते हैं unsound concrete. तो basically जो concrete है उसमें जो cement and aggregate है they may be unsound in under certain circumstances. For example अगर जो cement है उसमें हमने lime content हमने पढ़ा था कि 65 से ज़्यादा नहीं रखा जाता है, 65% से ज़्यादा। तो अगर हम उसे excess content में रखते हैं, excess amount में, तो we have studied that it will make our cement unsound. तो that is why अगर जो हमारा सीमेंट है उसमें एक्सेस लाइम है या फिर उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है जो कि अनसाउंडनेस करते हैं, तो उस वजह से क्या होगा, कंक्रीट में अनसाउंडनेस हो जाएगी, और अनसाउंडनेस हो जाएगी तो वॉल्यूम चेंज होगा, दैट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स। ऑल्सो जो हम जिप्सम ऐड करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्लैश सेटिंग, इफ दैट जिप्सम हमने पढ़ा था दैट इट इज एडेड इन 2 to 3% बाय वेट ऑफ सीमेंट, अगर उससे ज्यादा एक्सेस क्वांटिटी में करते हैं देन इट ऑल्सो कॉजेज अनसाउंडनेस इन सीमेंट राइट. Then also certain aggregates which contains shale, clay lumps, coal, iron pyrites, etc. They also show unsoundness, right? तो दैट इज वाई अगर जो हमारा कंक्रीट है उसमें डिफरेंट अनसाउंड मटेरियल हमने यूज किए हैं तो उस वजह से भी क्रैक्स का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट. लास्ट जो हमारा फैक्टर है दैट इज श्रिंकेज. तो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू द लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट. इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग क्रैक्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड और माइनर माइक्रो क्रैक्स. तो जस्ट हमने जो इन श्रिंकेज पे पूरा लेक्चर पढ़ा था दैट इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि ड्यूरेबिलिटी को लैक करने में का रीजन होता है कंक्रीट का, बिकॉज इसकी वजह से आपके क्रैक्स जो होते हैं वो बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं, लार्जर मैग्नीट्यूड के होते हैं, राइट. एंड हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप के श्रिंकेज भी होते हैं जिसमें कि ड्राइंग श्रिंकेज इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट श्रिंकेज. तो दिस इज द लास्ट रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स इन द कंक्रीट, राइट. एंड वी हैव covered this topic under the our previous lecture, right. So these were the different reasons which causes the cracks in our concrete. So we should keep in mind while designing our structure, जब हम अपने structure को डिजाइन कर रहे हैं, कंक्रीट को डिजाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रेंथ के साथ साथ हमें ये सब फैक्टर्स को भी अपने दिमाग में रखना चाहिए so that we may avoid these factors and thus we may avoid the formation of crack in our concrete and we may make it durable, because a durable concrete is also as important as a strong concrete, right. So I hope all these factors are clear to you. If there is any doubt you may ask me. Thank you.